आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस, राइट। और हमारे टॉपिक के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस से लगभग 3-4 टॉपिक है, राइट। तो पब्लिक फाइनेंस का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमें 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना है। एक तो इसके नेचर को पढ़ना है। पहले हम सिलेबस को देख लें एक बार कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है। फिर हमें पढ़ना है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है पब्लिक रेवेन्यू एंड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, राइट। और देन हमें टाइप्स ऑफ टैक्स को भी पढ़ना है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, वैट तक का सिलेबस है। लेकिन इसमें हम लोग जीएसटी वगैरह को भी देखेंगे। तो कुल मिला के इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है पहले आप देख लीजिए। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोकगीत है, जो लोग हिंदी मीडियम में हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लोकगीत की प्रकृति क्या है ना। इसका प्रकृति क्या है, और फिर हमें इसके क्षेत्र के बारे में बात करनी है, और क्षेत्र के साथ साथ उसके महत्व के बारे में भी बात करनी है, और फिर सार्वजनिक राजस्व एवं करारोपण के सिद्धांत के बारे में बात करनी है, राइट। और फिर विभिन्न प्रकार के जो टैक्स हैं उन टैक्स के बारे में भी हमें बात करनी है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम सब्जेक्टिव प्रश्न को सोचते हैं कि इस टॉपिक से जो सब्जेक्टिव प्रश्न आए उसका कैसे हम उसका लेखन कार्य करें, राइट। तो लेखन कार्य करने के लिए हम आज लिखाते चलेंगे आपको। तो सबसे पहले आप देखिए कि लोकगीत क्या है, किसको बोलते हैं लोकगीत। कि लोकगीत अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? और ये लिख लेना है। जैसे लिखने में अगर किसी को ऐसा लगे कि हम नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप इसको लिखो, है ना। कि सबसे पहले हमें लिखना होता है कि ये है क्या। तो किसी भी टॉपिक को सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है। तो आपने लोकगीत को लिख लिया। इसके बाद टॉपिक है लोकगीत की प्रकृति। देखो, लोकगीत की प्रकृति या किसी विषय की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, है ना। ये एक तरह से ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये पब्लिक फाइनेंस का बेसिक टॉपिक है जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक और मूलभूत बातों को हम लोग जानते हैं। तो देखो, किसी भी विषय का नेचर अगर हमें जानना है, नेचर के बारे में हमें समझना है, तो उस विषय के बारे में 2 प्रश्न हमेशा दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। पहला कि क्या यह विज्ञान है, या दूसरा कि क्या यह कला है ना। और ये जो नेचर होता है, चाहे नेचर आपको पब्लिक फाइनेंस का लिखना हो, इकोनॉमिक्स का नेचर लिखना हो, या इतिहास का लिखना हो, समाजशास्त्र का लिखना हो,
या किसी भी विषय का नेचर की जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस नेचर के डिस्कशन के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट का डिस्कशन करते हैं। एक कि क्या लोकवित्त एक विज्ञान है, और दूसरा कि क्या लोकवित्त एक कला है ना। तो जब लोकवित्त के नेचर को लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि लोकवित्त की प्रकृति के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकवित्त एक विज्ञान है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार लोकवित्त एक कला है। राइट। सिंपल लिखने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सरल शब्दों में हम लिखते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि लोकवित्त क्या है, विज्ञान है। पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक तरह से विज्ञान है। तो अगर हम मानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस विज्ञान है तो यहाँ ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ पहले मैं आपको समझाता हूँ, तो फिर आप एक उसमें पैराग्राफ चेंज करके आप पॉइंट बना लेंगे कि लोकवित्त एक विज्ञान है ना। और उस पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि लोकवित्त विज्ञान है क्योंकि लोकवित्त के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है। राइट। पहला लाइन कि लोकवित्त एक विज्ञान है क्योंकि लोकवित्त के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है। विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। सिंपल आपको लिखना है कि विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू महत्वपूर्ण हैं। तो पहला जो इसमें पहलू है या पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे कि लोकवित्त एक विज्ञान है, उसका पहला पॉइंट होगा कि इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। पहला, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि लोकवित्त का अध्ययन वस्तुनिष्ठता की अवधारणा पर आधारित है। देखो, वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे आप इसको लिखोगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जब हम एब्सोल्यूट स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट स्टडी का मतलब क्या है कि निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या है कि यही एक ही एंगल सही है ना। जैसे मान लो कि आप विज्ञान पढ़ते हो और कहते हो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो आप कहीं फोर्स लगाओगे तो उतना ही फिर फोर्स में रिएक्शन भी आता है। न्यूटन का थर्ड नियम है। तो ये एकदम सॉलिड है, इसमें कुछ इफ बट नहीं है। राइट। तो वस्तुनिष्ठता की अवधारणा लोकवित्त में भी पाई जाती है, क्योंकि लोकवित्त का अध्ययन हम वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के आधार पर करते हैं। तो आपने लिखा क्या कि लोकवित्त में वस्तुनिष्ठता की अवधारणा पाई जाती है क्योंकि लोकवित्त का अध्ययन वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। आंकड़े प्रमाणिक होते हैं और उनकी प्रमाणिकता को कभी भी प्रमाणित किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें किसी तरह की पूर्वाग्रह नहीं होती है। लोकवित्त के आंकड़े की प्रमाणिकता स्पष्ट की जा सकती है और उसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होता है। देखो, लोकवित्त में हम क्या अध्ययन करते हैं, जैसे सरकार के व्यय, सरकार के आय, सार्वजनिक जो सरकार ऋण लेती है, तो सरकार के कितने सरकार ने एक्सपेंडिचर किया, वो आंकड़ों के माध्यम से हम लोकवित्त में प्रस्तुत करते हैं। सरकार को इनकम कितना हुआ, वो आंकड़ों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। सरकार ने सार्वजनिक ऋण कितना लिया, ये आंकड़ों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं।
तो हमारे डेटा जो होते हैं वो साइंटिफिक डेटा होते हैं और इस कारण से लोकविद जो है में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है और इसलिए लोकविद जो है विज्ञान है। क्लियर? लिखा जाएगा, हमने लिखा भी दिया पॉइंट्स, उसी पॉइंट्स को आगे हाईलाइट करना है। जब हम लोग बजट पढ़ लेंगे तो बजट के आंकड़ों को आप प्रस्तुत करके और आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन सिंपल है कि लोकविद में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है क्योंकि लोकविद का अध्ययन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। आंकड़े प्रमाणिक होते हैं, उनकी जांच की जा सकती है, आंकड़ों में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है और इसलिए लोकविद के अंतर्गत सरकार की सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण का अध्ययन प्रमाणिक आंकड़ों के संदर्भ में किया जाता है, इसलिए लोकविद में वस्तुनिष्ठता की अवधारणा पाई जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, खास करके विज्ञान की विशेषता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो इस बात को जानो कि कैसे ये विज्ञान है, नेचुरल जो साइंस है उस नेचुरल साइंस के जैसा इसका हम लोग एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये विज्ञान कैसे है इस बात की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये विज्ञान है क्योंकि ये विज्ञान के जो मेथड है, वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका अनुसरण करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इसमें कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, राइट। दूसरा पॉइंट ये विज्ञान है क्योंकि विज्ञान का अध्ययन कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कार्य कारण संबंध का आशय है कारण परिणाम श्रृंखला का अनुसरण करना, यानी कि लोकविद में जब सरकार की हम सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक ऋण का हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें सरकार ने अगर कोई निवेश किया है तो उस निवेश करने से उत्पादकता में कितनी वृद्धि होगी, कितना रोजगार का सृजन होगा, इसका एनालिसिस हम कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि लोकविद जो है एक विज्ञान है ना। तो लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे कि लोकविद का अध्ययन कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। लोकविद के अंतर्गत सरकार के सार्वजनिक के व्यय, सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक ऋण से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन कारण परिणाम श्रृंखला के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसका आशय यह है कि सरकार ने जितना निवेश किया है उस निवेश का प्रतिफल कितना उत्पादकता को बढ़ाने में हुआ, कितना रोजगार के सृजन में हुआ, उससे अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि की दर कितनी तीव्र हुई। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो एस्पेक्ट है इसका विश्लेषण हम कारण परिणाम श्रृंखला के अंतर्गत करते हैं, जैसा कि विज्ञान में भी किया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि लोकविद जो है एक तरह से विज्ञान है। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो ये दूसरा पॉइंट देखो, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इन जनरल ये साइंस का पॉइंट है और इसके अंतर्गत किसी भी विषय को हम इसी के कसौटी पर खरा उतारते हैं। जो विषय इस कसौटी पर खरा उतर जाता है वो साइंस होता है, जो विषय इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है वो साइंस नहीं होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ विज्ञान का इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक अवलोकन के आधार पर होता है।
राइट। यानी हम विज्ञान के अध्ययन में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। लोकवित्त एक विज्ञान है, क्योंकि लोकवित्त के आंकड़ों का अध्ययन भी वैज्ञानिक अवलोकन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। जब हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, आंकड़ों को जब हम कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं, आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उन आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आंकड़े जो हैं, जो डेटा जो है, वो कितना सत्य के करीब है। तो आंकड़ों की सत्यता का मूल्यांकन जो है, हम वैज्ञानिक अवलोकन पद्धति का अनुसरण करके करते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि लोकवित्त जो है एक विज्ञान है। क्लियर, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का अवलोकन बिना पूर्वाग्रह ग्रसित हुए करना। हम पूर्वाग्रह रहित होकर के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। लोकवित्त के जितने विषय वस्तु हैं, उन विषय वस्तु का उद्देश्य होता है देश की अर्थव्यवस्था का विकास और स्थिरता के साथ देश की अर्थव्यवस्था का विकास। देश की अर्थव्यवस्था का विकास जिसके साथ रोजगार सृजन हो, गरीबी उन्मूलन हो, सामाजिक विकास हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोकवित्त के आंकड़ों का वैज्ञानिक अवलोकन करते हैं। और चूंकि लोकवित्त के आंकड़े वैज्ञानिक अवलोकन पद्धति का अनुसरण करते हैं, इसलिए लोकवित्त विज्ञान है। क्लियर, इस चीज़ को नोट कर लेना। देखो, एक्सप्लेन करने की क्षमता जो है ना आपकी, धीरे धीरे जब आप क्लास को और कंटिन्यूटी में पढ़ोगे और टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो आपका एक्सप्लेन करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से पूरी तरह इंटीग्रेटेड होता है, और इसलिए जब तक समग्रता में आप टोटल टॉपिक के बारे में क्लियर कट नॉलेज नहीं होता है, तो थोड़ी सी विश्लेषण में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप इस तरह से लिखते जाओ, और आप लिख लोगे तो फिर आपको लिखने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। चौथा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लोकवित्त का विज्ञान है, इस संदर्भ में चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या दे सकते हैं कि जो लोकवित्त है, इस लोकवित्त के अंतर्गत जो तथ्य होते हैं, ये तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। देखो, तथ्य का मतलब फैक्ट, राइट। यानी लोकवित्त का अध्ययन सार्वभौमिक तथ्यों पर आधारित होती है। सार्वभौमिक तथ्यों पर आधारित होने का मतलब क्या है कि लोकवित्त का प्रस्तुतिकरण जो होता है वो बजट के माध्यम से होता है, राइट। और सरकार बजट के जो आंकड़े होते हैं उसको सार्वजनिक करती है। कोई भी व्यक्ति बजट के आंकड़ों को पढ़ सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सकता है, और हर किसी के लिए वो आंकड़े एक जैसा है, राइट। तो तथ्य सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, जैसे विज्ञान में आप देखोगे कि हम कहते हैं कि विज्ञान के तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। तो विज्ञान का कोई भी थ्योरी जितना इंडिया में सही है उतना ही अमेरिका में है। उसी तरह से हमारे लोकवित्त के जो आंकड़े हैं, जब सरकार सार्वजनिक करती है तो सार्वजनिक रूप से सभी के पास उपलब्ध होता है, और उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के जो पब्लिक फाइनेंस है उसके बारे में जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि लोकवित्त विज्ञान है। यानी 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चूंकि इन 4 चीज़ों को ये फुलफिल करता है, और इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो लोकवित्त है ये एक तरह से विज्ञान है। ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन
चूँकि जब आप बजट पढ़ेंगे तो आप आंकड़े भी दे सकते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल करना है कि चूँकि विज्ञान के तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, उसी प्रकार से लोकवित्त के तथ्य भी सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि सरकार लोकवित्त का प्रस्तुतिकरण बजट के माध्यम से करती है और बजट को सरकार खुद ही सार्वभौमिक करती है। तो बजट के आंकड़े को कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उस आंकड़ों की जांच कर सकता है, उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। और चूंकि वैज्ञानिक पद्धति के 4 महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ हैं, इस 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ को लोकवित्त फुलफिल करता है, इसलिए लोकवित्त क्या है कि विज्ञान है। ठीक है, क्लियरली इसको आपने समझ लिया। फिर आपको ये देखना है कि जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि लोकवित्त कला है ना, तो कुछ लोग का मानना है कि लोकवित्त कला है। तो अगर एक ही टॉपिक में 2 बात हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विज्ञान है क्योंकि विज्ञान के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा, दूसरी वक्त हम कह रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन कला के जैसा इसका अध्ययन है। तो जो कला है, जो आर्ट्स के विषय होते हैं, इस कला की भी कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, और जब तक आप विशेषताओं को नहीं जानोगे, देखो इससे जो प्रश्न आएगा वो सिंपल प्रकृति का आएगा, क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस के लिए के संदर्भ में बेसिक बातों पर आधारित है ये टॉपिक। लेकिन प्रकृति की विवेचना में आपको विज्ञान की विशेषता और कला की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी। तो कला की विशेषता क्या है? तो कला के जो विषय होते हैं उसकी प्रथम विशेषता क्या होती है कि ये विषयनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिविटी इसमें पाई जाती है। ध्यान ये रखना है कि जहाँ मैंने साइंस के बारे में कहा कि साइंस वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है साइंस में, वहीं मैं कला के बारे में कह रहा हूँ कि कला विषयनिष्ठ होती है। राइट? तो क्या लोकवित्त में विषयनिष्ठता पाई जाती है? अब आप सोचना शुरू कीजिए। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि लोकवित्त के आंकड़े विज्ञान के तथ्यों के जैसा हैं, लेकिन लोकवित्त जो है इसमें सब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है। राइट? कैसे सब्जेक्टिविटी पाई जाती है ना? लोकवित्त के जो आंकड़े होते हैं उसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। तो पहला आप पॉइंट जो विषयनिष्ठता है उसमें लिखेंगे कि विषयनिष्ठता कला के अध्ययन की एक प्रमुख विशेषता है। लोकवित्त के अध्ययन में भी विषयनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि लोकवित्त के अंतर्गत जब सरकार बजट का प्रस्तुतिकरण करती है तो बजट के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सरकार 3 साल के आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। राइट? जिसमें सबसे पहला जो आंकड़ा होता है वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होती है, और करेंट ईयर का आंकड़ा जो होता है एक तरह से अनुमानित होती है, और फ्यूचर के लिए भी अनुमान लगाए जाते हैं। राइट? तो इसका मतलब है कि बजट के अंतर्गत जो 3 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं, तो उसमें जो एक फाइनेंशियल ईयर है उस एक फाइनेंशियल ईयर का ही आंकड़ा हमारे पास जो है रियल होता है। जैसे मान लो कि 24-25 का जो बजट होगा, उस 24-25 के बजट के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का भी आंकड़ा होगा, 23-24 का भी होगा और 24-25 का भी होगा। तो 22-23 के संदर्भ में जो डेटा है, यह डेटा जो है हमारा वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, यानी वो रियल डेटा होता है। लेकिन 23-24 का जो डेटा होगा,
24-25 का डेटा जो होगा वह अनुमानित होगा। अनुमानित होने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आप देखोगे कि सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो सरकार टारगेट करेगी कि हम इस साल अगले साल जो है हम 8% के ग्रोथ रेट को प्राप्त करेंगे, 9% के ग्रोथ रेट को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब रियल डेटा आता है तो हो सकता है कि सरकार उससे कम ग्रोथ रेट को प्राप्त करे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े जो है कुल मिलाकर के सटीक नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, और इस कारण से लोकवित्त में विषय निष्ठता पाई जाती है। और चूंकि लोकवित्त में विषय निष्ठता पाई जाती है इसलिए लोकवित्त एक कला है ना। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे आप? लिखने के लिए आप लिखेंगे कि कला की एक प्रमुख विशेषता विषय निष्ठता है। लोकवित्त में भी विषय निष्ठता की अवधारणा पाई जाती है, क्योंकि लोकवित्त का प्रस्तुतिकरण बजट के माध्यम से होता है। सरकार जब बजट को प्रस्तुत करती है उसमें 3 वित्तीय वर्ष के आंकड़े होते हैं, जिसके अंतर्गत एक पूर्व वित्तीय वर्ष का जो आंकड़ा होता है वो वास्तविक आंकड़ा होता है। वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष का आंकड़ा जो है उसमें अनुमानित आंकड़े भी होते हैं, और अगले वर्ष के वित्तीय वर्ष के संदर्भ में टोटल आंकड़े अनुमानित ही होते हैं। इसलिए लोकवित्त के अध्ययन में अलग अलग डायमेंशन होता है। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इसके अंतर्गत विषय निष्ठता के अंतर्गत आप देखोगे कि जैसे आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के एनालिसिस करो कि जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है, चाहे वो केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करे या राज्य सरकार प्रस्तुत करे, तो सरकार उस बजट की तारीफ करती है कि हमने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। जबकि विपक्ष उस बजट की आलोचना करती है, उसकी कमियां निकालती है। और सार्वजनिक जीवन में हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो अर्थशास्त्री भी हैं उनकी भी 2-3 तरह के अप्रोच होते हैं। यानी कुछ अर्थशास्त्री मानेंगे कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह बजट जो है आर्थिक विकास की गति को बेहतर करेगी, सामाजिक विकास की गति को बेहतर करेगी। और कुछ अर्थशास्त्री कहेंगे कि नहीं, ये बजट जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र ना करके कमजोर करेगी। तो देखो, एक ही चीज़ के संदर्भ में, एक ही विषय वस्तु के संदर्भ में अगर अलग अलग डायमेंशन मिल रही है, इसी को सब्जेक्टिविटी कहते हैं। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो लोकवित्त का अध्ययन है उस लोकवित्त के अध्ययन में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। तो कहीं आपको टॉपिक के अंतर्गत जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं उस पॉइंट्स को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, देखो अगर दिक्कत एक्सप्लेन करने में आ रही है तो एक्सप्लेन करना है तो उदाहरण के अनुरूप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, आप उदाहरण ले लोगे, एग्जाम्पल ले लोगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंतर्गत, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आंकड़े अगर आपको नहीं याद रहें या जो एक्यूरेट जो उसका साइंटिफिक चीज़ नहीं याद रहें, तो आप ये भी देखो कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत आर्थिक विकास काफ़ी तीव्र गति से कर रहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो एक ही समय में 2 तरह की बातें, 3 तरह की बातें दिखाई दे रही है आपके पब्लिक फाइनेंस के बारे में। तो इसी को विषय निष्ठता कहते हैं, और इसको आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको दे सकते हो, या रोजगार के संदर्भ में, गरीबी के संदर्भ में, मुद्रास्फीति के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है उसमें हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की थी। हमने उसमें बात किया कि किस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारे लिए चुनौती भी हो सकता है या अवसर भी हो सकता है। तो कोई सटीक एग्जाम्पल दे करके
आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से इसमें विषय निष्ठता है। क्लियर? दूसरा कला की विशेषता क्या है कि जो कला होता है, कला के निश्चित उद्देश्य होते हैं। राइट? इसका सर्टेन लक्ष्य होगा। तो कला के जो निश्चित उद्देश्य हैं, उसी तरह से जो लोकगीत है उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। और लोकगीत के अंतर्गत सरकार अपने उद्देश्यों की घोषणा करती है। जैसे लोकगीत में सरकार क्या करेगी कि बजट के अंतर्गत सरकार अपने लक्ष्य का निर्धारण करती है और लक्ष्य का निर्धारण करके सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है? तो देखो, जब आपने कोई टारगेट बना लिया और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएंगे उस टारगेट के प्रति, आप में सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम 10% ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, 8% ग्रोथ रेट हासिल करेंगे। तो जब सरकार उसका फाइनल डेटा देती है तो उसके अंतर्गत आपको दिखाई देगा कि सरकार ने आंकड़ों का किस तरह से अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। ठीक है? तो जब आपने लक्ष्य तय कर दिया तो फिर आप एब्सोल्यूट नहीं रहते हैं, आप क्या होते हैं कि सापेक्षिक हो जाते हैं। सापेक्षिक होने का मतलब क्या है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाना चाहते हैं। रियल में वो लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ वो बाद की बात है। ठीक है? और इस कारण से इसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, कला के बहुत करीब है। कैसे बहुत करीब है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे सरकार, हमारी भारत सरकार जो है 75 वर्षों से कहती है गरीबी उन्मूलन हम करेंगे, है ना, लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन अभी तक गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ। अभी तक आप कहो कि गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, तो भाई आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसको आपने प्राप्त नहीं किया 100%। तो कोई भी लोकगीत के जो विकास के अवधारणा हम रखते हैं, या हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, तो हमने टारगेट कर दिया एक सरकार ने कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही एक सरकार कह रही कि सबसे बड़ा विकास है। दूसरा कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप आपने किया, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो ये विकास कैसा जब केवल आप रोड बना दिए, रेलवे बना दिए और अदर चीज़ बना दिए, बाहरी तौर पर चमक दमक दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक रूप में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो कुल मिला के इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और सब्जेक्टिविटी आ जाती है इस कारण से यह कला के बहुत करीब होती है। राइट? लिखने में भी आसानी पूर्वक आप लिख सकते हो कि लोकगीत का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयास करती है। चूंकि जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो प्रयास वस्तुनिष्ठ न होकर के विषयनिष्ठ होते हैं। अपने लक्ष्यों को एन केन प्रकारेण प्राप्त करते हुए दिखाने का प्रयास किया जाता है, और इस कारण से जो लोकगीत के अंतर्गत जो तथ्य हैं, जो अध्ययन है, उसमें कुछ पूर्वाग्रह के तत्व भी आते हैं, उसमें विषयनिष्ठता के तत्व आते हैं, और इसलिए लोकगीत को कहा जाता है कि यह कला के करीब है, न कि विज्ञान के करीब है। राइट? तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कला होती है इसमें सामाजिक अवलोकन करते हैं। ठीक है? या सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं। तो देखो, जब सामाजिक अवलोकन करने का मतलब क्या है कि लोगों से बातचीत करके
लोगों के विचारों को जान करके लोकवित्त के संदर्भ में धारणा का निर्माण करना, राइट। तो जब भी हम सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं, सामाजिक अवलोकन करते हैं, तो उसमें दो तरह के पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं या विषय निष्ठता दिखाई देती है। एक जो अनुसंधानकर्ता होता है उसके भी सामाजिक के पूर्वाग्रह होते हैं। जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज का उत्पाद होता है, जिस विचारधारा में वो विश्वास करता है, वह विचारधारा उसके अनुसंधान को प्रभावित करती है। और जिन लोगों से वो तथ्य को कलेक्ट करता है, संकलन करता है, वो लोग भी पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। उनके खुद के कुछ बायसनेस होते हैं, खुद के कुछ विचार होते हैं। तो एक ही चीज़ पर अगर आप सर्वे करोगे कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कितना अच्छा काम किया है या कितना बुरा काम किया है, तो अब आप जब जाओगे लोगों के पास तो कुछ लोग कहेंगे नहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं सरकार बेकार है ना। तो एक ही सरकार के बारे में, एक ही बजट के बारे में, एक ही लोकवित्त के आंकड़े के संदर्भ में लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। चूँकि इसमें सामाजिक अवलोकन करते हैं, साइंटिफिक अवलोकन का हमारे पास स्कोप नहीं होता है, इसलिए लोकवित्त कला के करीब है और माना जाता है कि यह कला है, राइट। और चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कला जो होता है उसके तथ्य सार्वभौमिक नहीं होते हैं। यानी कला जो है इसके तथ्य जो है सार्वभौमिक नहीं होते हैं। अब यहाँ देखो दो तरह की बातें होगी। एक तरफ तो हमने कहा कि लोकवित्त के तथ्य जो है सार्वभौमिक होते हैं आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो, लेकिन लोकवित्त के अंतर्गत कुछ गुणात्मक तथ्य भी होते हैं, है ना। जब हम अपनी बजट को पढ़ते हैं तो बजट में दोनों तरह के तथ्य हमारे पास मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं। एक बजट में हमें क्वांटिटेटिव आंकड़े मिलते हैं, डेटा मिलता है, और दूसरा बजट में उसकी एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसके क्वालिटेटिव विश्लेषण मिलता है। और क्वालिटेटिव विश्लेषण मिलता है तो ये गुणात्मक जो तथ्य होता है, क्वालिटेटिव जो फैक्ट होता है, ये क्वालिटेटिव फैक्ट जो है ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ना, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए यह सार्वभौमिक भी नहीं होता। सार्वभौमिक का मतलब जो सबको स्वीकार करे, और यह सार्वभौमिक नहीं होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि लोकवित्त जो है कला के करीब है। तो 4 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट इधर, 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो ये 8 पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो अगर प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रकृति से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आराम से उसको लिखोगे, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी एक्सप्लेन कर रहे हो आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा शब्द कम पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बातों को हम प्रूव करेंगे, और सब में एग्जाम्पल आपका लोकवित्त से संबंधित एग्जाम्पल ही होगा। जैसे बजट जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम एक बार फिर फोकस करके वहाँ आपको बता देंगे कि किस तरह से आप इन टॉपिक में बजट के आंकड़ों को आप फिट कर सकते हो, और देन आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हो कि लोकवित्त जो है एक तरह से विज्ञान भी है इसमें तत्व और कला का भी है। तो अल्टीमेटली फिर निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, है ना, अल्टीमेटली निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, तो निष्कर्ष में आप लिखोगे कि इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लोकवित्त विज्ञान एवं कला दोनों है। जब लोकवित्त के अंतर्गत हम मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो लोकवित्त विज्ञान के करीब है,
लेकिन जब हम गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो लोकवित्त कला के करीब होता है। इसलिए लोकवित्त में विज्ञान एवं कला दोनों के ही गुण पाए जाते हैं।